पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डेविल गॉड अपने साथियों को बुला रहा था। अब आगे देखेंगे। लॉन्ग जॉनी ने एक पल के लिए झिझकी और इस बीच हेवन वेव सिटी के ऊपर का वोर्टेक्स अब दूसरे संसार की ओर एक मार्ग बन चुका था। उस वोर्टेक्स से निकलते हेवनली डेविल्स अब और भी शक्तिशाली होते जा रहे थे और पूरा आसमान मानो राक्षसों की बाढ़ से भर गया था। मेरे ड्यूचेन के लोगों, अपने बर्बाद होते अंधकार में संसार को छोड़ दो और नए संसार की ओर चलो। ड्यूचियन डेविल किंग बलिदान वाले ऑल्टर पर खड़ा था। उसने अपने आठों हाथ फैलाए और नीचे उतरते हेवनली डेविल्स का स्वागत करते हुए गगनभेदी स्वर में पुकारा, आओ मेरे लोगों, ये नया संसार ड्यूचियन जैसा उजड़ा हुआ नहीं है। यहाँ सुंदर स्त्रियां हैं, अनंत भोजन है और जो इस संसार की रक्षा करते हैं वे सब कमजोर हैं। चलो उन्हें कुचल डालो। लॉन्ग जॉन ने देखा कि उसका पिता अब उसी डेविल किंग के पैरों के नीचे पड़ा हुआ था। यहाँ तक कि उसके पिता द्वारा पाला गया फ्लड ड्रैगन भी जमीन पर पड़ा हिल तक नहीं पा रहा था। दूसरे कल्ट मास्टर स्तर के व्यक्ति का सिर ड्यूटियन डेविल किंग ने पहले ही काट दिया था और अब वह उसे अपने हाथ में ऊंचा उठा रहा था। क्या ड्रैगन राइडर सेक्ट सचमुच समाप्त होने जा रही है? ये सोचते हुए लॉन्ग जॉन का हृदय दुख से भर गया। आकाश से हेवनली डेविल्स की बौछार हो रही थी जो हर दिशा में भागते सैनिकों पर टूट पड़े। चिन्मू भी आसमान से नीचे गिरा और जमीन पर कई बार टकराया। उसके आसपास 6-7 हेवनली डेविल्स गिरे और धीरे धीरे उठने लगे। चिन्मू इन राक्षसों से अनजान नहीं था। उसने विलेज चीफ के साथ ग्रेट रूइंस में रात के समय यात्रा की थी और केयरफ्री विलेज की खोज के दौरान हेवनली डेविल हॉर्ड का सामना किया था, जिनमें से कई को उसने मारा भी था। इन हेवनली डेविल्स के शरीर अत्यंत मजबूत थे और वे विभिन्न आकारों में होते थे। वे डेविलची का अभ्यास करते थे, नज़दीकी युद्ध और स्पेल्स दोनों में दक्ष थे। उनकी डिवाइन्स विचित्र थी, परंतु मानवों की कला जितनी सूक्ष्म नहीं। जैसे ही एक हेवनली डेविल उतरा, चिन्मू उसकी बगल में चमकते हुए पहुंचा और अपनी नाइफ से उसका सिर काट दिया। फिर उसने दूसरे डेविल के स्कॉर्पियन टेल से बचते हुए छलांग लगाई। वह काला डंक लगभग उसकी गर्दन को छू गया था। चिन्मू ने अपनी उंगलियां आगे बढ़ाई न और उसका जूनियर प्रोटेक्टर स्वॉर्ड उस डंक को भेद गया जो डेविल ने अब तक पीछे नहीं खींचा था। दूसरे हाथ से उसने हेवनली डेविल फ्रीडम मड्रा का प्रयोग किया और पास आते एक हेवनली डेविल की आत्मा को उसके शरीर से खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। यूनाला, एक गाय सर वाला हेवनली डेविल उसकी ओर इशारा करते हुए गर्जा, आई वॉन्ट टू चैलेंज यू। आओ सामना करो। चिन्मू ने भी गर्जते हुए कहा और उसका वाइटल ची फट पड़ा जब उसने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक का प्रयोग किया। वह गाय सर डेविल दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, जमीन पर 10 गज लंबी तलवार को घसीटते हुए। तलवार की धार जमीन से रगड़ खाती हुई चिंगारियां उड़ा रही थी और उसने अचानक चिल्लाकर चिन्मू पर वार किया। उसी क्षण आसमान से एक विशाल सर्प गिरा और उस गाय सर डेविल को कुचलकर चकनाचूर कर दिया। लॉन्ग जॉनन उस विशाल सर्प को नियंत्रित करते हुए जमीन पर उतरी और सर्प की पूंछ लोहे के खंभे की तरह घूमी, दर्जनों हेवनली डेविल्स को रौंदती हुई। चिन्मू तुरंत पीछे हटा और जब लॉन्ग जॉनन उसकी ओर लपकने वाली थी तो आकाश से असंख्य हेवनली डेविल्स उतर आए। हालांकि उसकी कल्टिवेशन चिन्मू से 2-3 स्तर ऊंची थी, फिर भी वह घोर संघर्ष में फंस गई। चिन्मू भी चारों ओर से घिर गया। हुलिंगर ने तुरंत एक टॉर्नेडो बुलाया जो उनके चारों ओर घूमने लगा, पर फिर भी कई हेवनली डेविल्स उसमें घुसकर उन पर झपट पड़े। दूसरे संसार से और अधिक हेवनली डेविल्स उतरते जा रहे थे, इतनी संख्या में कि दूर से देखने पर वे आसमान को ढक देने वाले काले झुंड जैसे लग रहे थे। चिन्मू के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। उसने कहा, पेट्रियार्क ने कहा था कि जो आपदा मैं खुद पैदा करूं उसे खुद ही सुलझाना होगा। लगता है इस बार मैं नहीं कर पाऊंगा। तभी दक्षिण दिशा से तेज रोशनी फैलने लगी जो आसमान में चलते हुए पूरे क्षेत्र को प्रकाशमान कर रही थी। जहां भी वह रोशनी गुजरी, हेवनली डेविल्स के सिर कटकर जमीन पर गिरने लगे। चिन्मू ने ऊपर देखा और स्तब्ध रह गया। वो रोशनी असल में स्वॉर्ड ग्रुप्स थीं, असंख्य तलवारों से बनी स्वॉर्ड ग्रुप्स। उनकी गिनती करना असंभव था। उनके मध्य में हजारों स्वॉर्ड पैलेट्स घूम रहे थे, जैसे चांद के गोले, जिनसे लगातार उड़ती तलवारें निकल रही थीं और हर दिशा में हेवनली डेविल्स को मार रही थीं। उनकी चमक इतनी प्रचंड थी कि पूरा आकाश प्रकाशमय हो उठा। करोड़ों तलवारों का ये दृश्य विस्मयकारी था। द्वितीयन से आए डेविल्स ने भले ही आसमान को अंधकार में कर दिया था, लेकिन वह पूरा क्षेत्र पुनः साफ हो गया। केवल गिरे हुए शव ही बचे।
हेवन वेव सिटी में डूचियन डेविल किंग का चेहरा बदल गया। उसने हुए अपने असली शरीर को बुलाने की प्रक्रिया तेज कर दी। ऑल्टर के चारों ओर सैकड़ों हेवनली डेविल्स गूंजने लगे, अपनी डेविल भाषा में उस वास्तविक शरीर को बुलाते हुए। आकाश कांप उठा जब दूसरे संसार से एक विशाल पैर बाहर निकला, जिस पर जलती हुई डेविल फ्लेम्स थीं, जो आसमान को लाल कर रही थीं। आकाश में मौजूद सोर्ड ग्रुप्स ने अचानक दिशा बदली और हेवन वेव सिटी की ओर झपटे। उनका आकार पूरे शहर जितना विशाल था। ड्यूचियन डेविल किंग ने आठों हाथ उठाए और गहरी गूंज के साथ एक काला बैरियर पूरे शहर के ऊपर फैला दिया। तुरंत ही असंख्य तलवारों की टकराहट से कान फाड़ देने वाली आवाज गूंज उठी, इतनी तीव्र कि लोग अपने कानों से खून बहाने लगे। चिन्मू भी बहरा हो गया और उसके चारों ओर के हेवनली डेविल्स दर्द से तड़पने लगे। दूसरी ओर मार्शल ऑर्डर काउंटी में इटर्नल पीस के सैनिक राक्षसों को रोकने में लगे थे, पर पूरा युद्ध क्षेत्र अराजक था। तलवारों और बैरियर की टक्कर से उठी आवाज वहां तक पहुंची, परंतु दूरी के कारण वह थोड़ी कम घातक थी। नदी में गिरती आवाजें आईं। वे हेवनली डेविल्स थे, जो स्वॉर्ड लाइट से उखड़कर पानी में गिर रहे थे। मार्शल ऑर्डर काउंटी की सिटी टावर पर एक सफेद बालों वाला वृद्ध जनरल बोला, इंपीरियल प्रिसेप्टर, कोई महान विशेष दिन उस पार पहुंच चुका है। इटर्नल पीस, इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सामने देखते हुए कहा, ड्यूक वे, वह केवल विशेष नहीं है, उसकी शक्ति मेरी बराबर है, शायद उन 3 पुराने राक्षसों से भी अधिक जो मुझ पर घात लगाए थे। ड्यूक वे ने उलझन भरे स्वर में पूछा, किसने इस डेविल किंग को बुलाया है? क्या दक्षिणी सीमाओं के लोग जीतने के लिए इतना नीचे गिर गए हैं? इंपीरियल प्रिसेप्टर मुस्कुराया, जब तक मैं हूं ड्यूचियन डेविल किंग इस संसार में उतर नहीं सकेगा। जिसने उसे बुलाया है उसने वास्तव में इटर्नल पीस के लिए महान कार्य किया है। हेवन वेव सिटी तो नष्ट हो ही गया, हमारे सैनिकों को अब रक्त नहीं बहाना पड़ेगा। मैं भी यही करता। ड्यूक वे ने कहा, यही कारण है कि लोग कहते हैं कि आप डेविल पैथ पर चल रहे हैं। इंपीरियल प्रीसेप्टर शहर के द्वार से बाहर निकलते हुए मुस्कुराया, वे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि मैंने उनके स्वार्थों को चोट पहुंचाई है। मेरे गुण और दोष वर्तमान लोग नहीं समझ सकते, सैकड़ों वर्षों बाद के लोग ही इसका निर्णय कर पाएंगे। मेरे लिए वे सब पहले ही मर चुके हैं। हेवन वेव सिटी में ड्यूटियन डेविल किंग का रहा। उसके आठों हथेलियों का मांस फट गया था। तलवारों का आक्रमण इतना भयानक था कि वह सहन नहीं कर सका, क्योंकि उसका असली शरीर यहाँ नहीं था, यह केवल लकड़ी से बना अवतार था, जिसे चिन्मू ने बुलाया था। लेकिन चिन्मू की शक्ति इतनी नहीं थी कि वह उसे पूर्ण ऊर्जा दे सके। तभी उसने देखा कि नदी के पार से एक मध्यवय व्यक्ति उसकी ओर चलकर आ रहा है। ड्यूचियन डेविल किंग के हृदय में भय भर गया। वह कुछ करने ही वाला था कि एक तलवार की चमक सीधे उसके चेहरे पर पड़ी। वह वार इतना भव्य और सुंदर था कि जैसे तलवार कला के उच्चतम सिद्धांत एक चित्र बनकर सामने आ गए हों। और उस चित्र को देखकर वह बिना पछतावे मर गया। उसका सिर, जिसमें 4 चेहरे और 12 आंखें थीं, उसके शरीर से अलग होकर लुढ़क गया। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने अपनी तलवार म्यान में रखी और हेवन वेव सिटी में प्रवेश किया। शहर में शेष हेवनली डेविल्स ऑल्टर की रक्षा कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने उस व्यक्ति को देखा, असंख्य डेविल्स उस पर टूट पड़े। फिर ड्यूचियन डेविल किंग का विशाल शरीर ढह गया। काला बैरियर भी टूटकर बिखर गया। आकाश में मौजूद तलवारें वापस स्वॉर्ड पैलेट्स में लौट आईं, हजारों की संख्या में अंगूठे के आकार की घूमती हुई। तभी दूर से एक वुडन चेस्ट उड़ता हुआ आया और उसका ढक्कन खुल गया। सभी स्वॉर्ड पैलेट्स उस चेस्ट में टिन टन की आवाजों के साथ समा गए। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रीसेप्टर उस वुडन चेस्ट को देखता रहा, गहरी सोच में डूबा। ऑल्टर पर अब कोई नहीं था, इसलिए समनिंग भी रुक गई। आकाश का वोर्टेक्स सिकुड़ने लगा और ड्यूटियन डेविल किंग का पैर धीरे धीरे वापस खिंच गया। असंतोष और क्रोध से भरी उसकी गर्जना आकाश में गूंज उठी। शहर के बाहर चिन्मू ने भी उस वुडन चेस्ट को देखा और आश्चर्य से कहा, यह चेस्ट बहुत परिचित लग रहा है। यह तो हमारे गांव की स्मिथी में रखा हुआ था। ग्रैनी साई ने कहा था कि इसमें सोर्ड पैलेट्स नहीं, बल्कि ऑर्डिनरी सिल्वर पैलेट्स हैं। उसने तो यह भी कहा था कि ग्रैंडपा म्यूट इतना अमीर नहीं है। आ, वह देख रहा था कि सारी स्वॉर्ड पैलेट्स उस चेस्ट में समा गई। वुडन चेस्ट धीरे धीरे नीचे गिरा और जंगल के भीतर गायब हो गया। चिन्मू दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां खड़ा था। उसने साधारण कपास के वस्त्र पहने थे, पीठ पर फोर्ज करने वाली फर्नेस थी और हाथ में वही वुडन चेस्ट। उसके चेहरे पर समय की रेखाएं उभरी हुई थी।
जब उस बुजुर्ग ने चिन्मू को देखा तो उसने मुस्कुराया और चिन्मू ने देखा कि उसके मुंह में जीभ नहीं थी। चिन्मू तुरंत आगे बढ़ा और उस बुजुर्ग को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी, जो सूती कपड़े पहने हुए थे। वह उन्हें उठा लेना चाहता था, लेकिन वह बुजुर्ग मानो दुनिया का सबसे भारी पहाड़ हो, उसे जरा भी उठाया नहीं जा सका। चिन्मू ने हंसते हुए पूरी ताकत लगाई, लेकिन फिर भी उन्हें जमीन से नहीं उठा पाया। म्यूट ने दो आह की आवाजें निकाली और अपना लकड़ी का संदूक नीचे रख दिया। तभी चिन्मू उन्हें गले लगाकर घुमा सका। उसने दो चक्कर लगाए और फिर उस बुजुर्ग को जमीन पर छोड़ दिया। म्यूट अपने पिछवाड़े पर गिरे इस फिर खड़े होकर अपने कपड़ों की धूल झाड़ते हुए हाथ के इशारों से कहा, तुम बहुत शरारती हो। चिन्मू मुस्कुराया। ग्रैंडपा म्यूट, आपने गांव क्यों छोड़ा? आप यहाँ कैसे पहुंचे? वह खुशी और हैरानी से एक साथ पूछने लगा। आपकी ताकत तो अद्भुत थी। क्या वो स्वॉर्ड पैलेट्स जो उस संदूक में हैं आपने ही फोर्ज किए हैं? और कौन कौन आपके साथ आया है? म्यूट ने आह आह की आवाजें निकाली और साथ ही अपने दोनों हाथों से संकेत करने लगे। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़कर थकावट जताई, फिर दोनों हथेलियां मिलाकर चेहरे के पास रखीं, मानो सो रहे हों, और फिर दो उंगलियां चलने की मुद्रा में निकाली। उनके हाथ इतनी तेजी से चल रहे थे कि चिन्मू की आंखें चौंधी आ गईं। ग्रैंडपा म्यूट, धीरे धीरे करें, मैं समझ नहीं पा रहा। ग्रैंडपा डेफ कहाँ है? वो आपके साथ क्यों नहीं है? म्यूट ने शरारती मुस्कान दी और संकेतों में बताया कि वह गांव से चुपचाप भाग आए हैं, किसी को बताए बिना। चिन्मू ने आंखें झपकाईं और मुस्कुराते हुए बोला, आपको पता नहीं है, मैं ग्रैंडपा बचर, ग्रैंडपा ब्लाइंड और ग्रैनी सी से मिल चुका हूँ। वो सब भी गांव छोड़ चुके हैं। म्यूट आश्चर्यचकित हुए और फिर हल्के से हंसे। उन्होंने अपना संदूक उठाया और इशारा किया कि चिन्मू इसे उठाए। चिन्मू ने मुंह बनाकर कहा, ग्रैंडपा म्यूट, मुझे बेवकूफ मत बनाए। ये संदूक बहुत भारी है। इसमें शायद हजारों स्वॉर्ड पैलेट्स हैं, है ना? आपके स्वॉर्ड पैलेट्स वैसे ही भारी होते हैं और ये संदूक तो उससे भी ज्यादा भारी होगा। पिछली बार मैं आपकी बातों में आ गया था, लेकिन अब नहीं। म्यूट हंसे और उसे थम्स अप दिखाया। डिसेबल्ड एल्डरली विलेज में क्रिपल के बाद अगर कोई चिन्मू को सबसे ज्यादा चिढ़ाता था, तो वो म्यूट ही थे। तभी म्यूट ने भौहें उठाई और चिन्मू के पीछे देखा। चिन्मू ने मुड़कर देखा। एक मध्य की आयु का व्यक्ति उनकी ओर आ रहा था। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर शांति से चलकर उनके सामने लगभग दर्जन भर गज की दूरी पर रुक गए। उन्होंने नर्म स्वर में पूछा, क्या आप पिछली पीढ़ी के व्यक्ति हैं? म्यूट मुस्कुराए और कुछ संकेत किए। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने भौहें चढ़ाई, वह समझ नहीं पाए। चिन्मू ने समझाया, इंपीरियल प्रिसेप्टर, ग्रैंडपा म्यूट कह रहे हैं कि वह पिछली पीढ़ी के नहीं हैं, अभी भी युवा हैं। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने फिर भौहें सिकोड़ ली। उन्हें यह अच्छा नहीं लग रहा था कि उन्हें म्यूट की भाषा समझने के लिए चिन्मू पर निर्भर रहना पड़ रहा था। उन्होंने कहा, डाउ ब्रदर की क्षमता असाधारण है, परंतु जो आप कल्टिवेट करते हैं वह स्वॉर्ड स्किल नहीं है। उन्होंने गहरी सांस ली। मैंने पिछली पीढ़ी के कई लोगों से संपर्क किया और बहुत कुछ सीखा। मुझे लगा था कि मैंने सभी प्रकार की डिवाइन आर्ट्स, पैथ्स और स्किल्स देख ली है, लेकिन ऐसी अनोखी कला कभी नहीं देखी। क्या डाउ ब्रदर मुझे अपनी डिवाइन आर्ट दिखाएंगे? चिन्मू चकित था। उसने अभी भी म्यूट को अनगिनत स्वॉर्ड पैलेट्स को आकाश में उड़ाकर उन्हें असीम तलवारों में बदलते हुए देखा था। यहाँ तक कि ड्यूचियन डेविल किंग को भी रक्षा करनी पड़ी थी, और फिर भी वह घायल हो गया था। चिन्मू सोच रहा था कि म्यूट की पूरी शक्ति तलवारों पर आधारित है, लेकिन इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा कि उनका कल्टिवेशन स्वॉर्ड स्किल नहीं है। तो फिर म्यूट की असली कला क्या है? गांव में म्यूट ने चिन्मू को फोर्जिंग का पैथ सिखाया था। चिन्मू अक्सर एक बड़ा हैमर लेकर घूमता था। वह भी म्यूट ने ही सिखाया था। क्या ग्रैंडपा म्यूट हैमर स्किल्स कल्टिवेट करते हैं? चिन्मू ने सोचा। म्यूट मुस्कुराए और अपनी पीठ पर फर्नेस बांध लिया। उन्होंने अपना लकड़ी का संदूक नीचे रख दिया। अब वह एक घुमंतू लोहार जैसे लग रहे थे, जो हर गांव में रुककर लोगों के लिए आयरनवेयर फोर्ज करता है। संदूक देखकर लगता था कि यह केवल औजारों का संदूक है, जिसके अंदर हैमर, एनविल, फनल, आयरन लेडल जैसे फोर्ज टूल्स रखे हैं। म्यूट ने संदूक खोला और कुछ और हैंड साइंस किए। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने चिन्मू की ओर देखा। चिन्मू ने कहा, ग्रैंडपा म्यूट कह रहे हैं कि उनकी स्किल अब लगभग खो चुकी है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बस एक योगी उत्तराधिकारी ढूंढने में मदद करें।
इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने आदरपूर्वक कहा, डाओ ब्रदर, आप अपनी जीवन भर की कला दूसरों को सौंपने को तैयार हैं। आपकी उदारता वास्तव में असाधारण है। यदि भाग्य ने अनुमति दी तो मैं आपके लिए उपयुक्त उत्तराधिकारी अवश्य खोजूंगा। म्यूट ने संदूक खोला। उसके अंदर अनगिनत सोर्ड पेलेट्स थे, हर पेलेट अंगूठे के आकार का। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने आश्चर्य से देखा। तभी म्यूट मुस्कुराए। उन्होंने हथेली फैलाई और वे पेलेट्स तरल प्रकाश में बदल गए। न तो ठोस धातु थे, न जल्ला, बल्कि प्रकाश से बना द्रव जैसा। पूरा संदूक लिक्विड लाइट से भर गया। वह प्रकाश फिर धीरे धीरे उठकर म्यूट के शरीर पर फैल गया और एक सिल्वर आर्मर का रूप ले लिया। उस आर्मर पर अजीब चिन्ह और रून फॉर्मेशंस उभर आए, जो मुख्यतः रक्षा के लिए थे। फिर वह लिक्विड लाइट नीचे बहा और हवा में एक विशाल बेल का रूप ले लिया, दर्जनों गज ऊंचा, पारदर्शी और सुंदर। बेल धीरे धीरे घूमने लगा। उसकी दीवारों पर प्राचीन अक्षर उभर आए, जिनमें विचित्र जीवों की आकृतियां और तारों की व्यवस्था बनी हुई थी। अचानक वह बेल बहते प्रकाश में बदल गया और एक सिल्वर ड्रैगन बन गया, जो हवा में घूमता हुआ तलवार की तरह नृत्य करने लगा। फिर वह सिल्वर ड्रैगन ऊपर उठा और एक लॉन्ग स्वॉर्ड बन गया, जिसने गगन चीरती तलवार कलाएं दिखाईं। उसी क्षण वह शील्ड में बदल गया और फिर हवा में घूमता हुआ सिल्वर अम्ब्रेला बन गया, जो धीरे धीरे नीचे उतरा। म्यूट का यह खजाना रूप बदलता रहा। वह किसी भी हथियार या खजाने में बदल सकता था, यहाँ तक कि वह डिवाइन आर्ट्स के रूप भी ले सकता था। ये छिनमू के लिए पहली बार था जब उसने म्यूट की असली शक्ति देखी। ये उससे कहीं अधिक अद्भुत थी जितनी उसने कभी कल्पना की थी। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर भी मंत्रमुग्ध हो गए। फिर वह लिक्विड लाइट एक सिल्वर बोट में बदल गया। म्यूट ने अपना संदूक उसमें रखा, उस पर छलांग लगाई और मुस्कुराते हुए छिनमू को हाथ हिलाया। वह नौका तेजी से उड़ती हुई आकाश में गायब हो गई। छिनमू ने मुंह खोला जैसे कुछ कहना चाहता हो, पर फिर चुप रह गया। कुछ देर बाद इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने लंबी सांस ली। अद्भुत कला, सच में अद्भुत। ऐसा कौशल मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये डाउ ब्रदर वास्तव में असाधारण है। इंपीरियल एकेडमिशियन, क्या आप उन्हें जानते हैं? जिन्होंने कहा, वह मेरे एल्डर हैं। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर स्तब्ध रह गए। क्या वह हेवनली डेविल सेक्ट के विशेष हैं? ग्रैंड चांसलर के अलावा भी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति वहां हैं। सचमुच अद्भुत। छिनमू ने सिर हिलाया। इंपीरियल प्रिसेप्टर, आपने गलत अंदाजा लगाया। मेरा जन्म ग्रेट रूइंस में हुआ था। मेरा घर वहीं है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर चकित रह गए और फिर गंभीरता से बोले, तो इंपीरियल एकेडमिशियन एक ऐसी शक्ति से आते हैं जिसकी जड़ें गहरी और प्राचीन हैं। छिनमू थोड़ी देर के लिए चुप रहे और फिर मजबूरन सिर हिला दिया। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने पूछा, तो वह डेविल गॉड किसने समन किया था? छिनमू ने मासूमियत से कहा, मुझे नहीं पता। मैं तो बस यहां आया और यह सब होते देखा। मैं तो खुद मुश्किल से बचा हूं। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सिर हिलाया। गुलिनुअन ने तुम्हें स्कॉलर्स के समूह के साथ अनुभव प्राप्त करने भेजा था। तुम्हारा गंतव्य लिजो होना चाहिए था। यह हेवन वेव सिटी है और इसके सामने मार्शल ऑर्डर काउंटी है, जो लिजो से 70 मील दूर है। तुम यहां कैसे पहुंचे? चिन्मू ने अपने बैग से हुलिंगर को निकाला। वह छोटी सफेद लोमड़ी अपने पंजे चबा रही थी। उसकी आंखें इधर उधर घूमी और अचानक चमक उठीं। हम सर्जिंग रिवर से बहते हुए यहां आए। लीजो में खतरा था। ग्रेट माउंटेन सेक्ट के बचे हुए लोगों ने डेविल गॉड को समन कर लिया था, इसलिए हम नदी से भाग आए। इंपीरियल प्रिसेप्टर का चेहरा निर्विकार रहा। तुम कुछ भी कहो, इस हेवन वेव सिटी की अराजकता में असंख्य रेबल सैनिक मारे गए हैं। जिसने उस डेविल गॉड को समन किया, उसने बड़ा काम किया है। मैं उसे एम्परर से सिफारिश करूंगा और उसका पद बढ़वाऊंगा, कम से कम अपर 4th रैंक तक। चिन्मू ने मुंह खोला, लेकिन हुलिंगर ने बीच में बोल दिया, वो हमारे यंग मास्टर थे। हमारे यंग मास्टर ने ही उस डेविल गॉड डूचियन को समन किया था। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और बोले, उसे मेरिट तो मिला है, पर साथ ही उसने असंख्य लोगों की मृत्यु भी करवाई। ये पाप बहुत बड़ा है। अगर मैं उसका नाम सामने रखूं तो दरबार में कॉन्ट्रेरियंस उसे दोषी ठहराएंगे और संभव है कि उसे दंडित भी किया जाए। इसलिए मैं इस मेरिट को गुप्त रखूंगा। न मेरिट रहेगा, न डिमेरिट। तुम्हें यह तरीका कैसा लगा? छिनमू ने राहत की सांस ली। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने बहुत बुद्धिमानी से फैसला लिया। उनके पीछे इटर्नल पीस एम्पायर की सेना ने हेवनली डेविल हॉर्ड को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। कुछ जनरल आगे बढ़े। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने शांत स्वर में कहा,
कॉन्ट्रेरियंस तलवार से नहीं, जुबान से मारते हैं। उनके शब्दों से बचना असली परीक्षा है। चिन्मू ने पूछा, क्या इंपीरियल प्रिसेप्टर ने यह अनुभव किया है? इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सिर हिलाया। मेरे सुधारों के लिए मैंने अनगिनत कॉन्ट्रेरियंस को मरवाया, पर हर बार एक लहर के बाद दूसरी लहर उठ खड़ी होती है। वे खुद कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों के हर काम में दोष निकालते हैं। अगर मेरा सुधार असफल हुआ तो आने वाले 10,000 वर्षों तक मुझे निंदा सहनी पड़ेगी, और अगर सफल हुआ तब भी हजारों सालों तक वे मुझे कोसते रहेंगे। उन्होंने गहरी सांस ली। चेहरा उदास हो गया। मेरे पास एक डाउ फ्रेंड था जो मुझे सांत्वना दे सकता था, लेकिन वह जा चुका है। मैं उसे बहुत याद करता हूँ। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट में ये ज़रूर बताना आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने विचार कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।